नमस्कार मित्रों, कथानिधि चैनल पर आज हम सुनेंगे मालती जोशी की एक और रोचक कहानी। शीर्षक है बोनस में आशीर्वाद। तो आइए सुनते हैं कहानी। बिन्नी की शादी हो रही है। बिन्नी बिन्नी कौन? मैंने बुरा सा मुंह बनाकर कहा, बिन्नी को नहीं जानते? कमाल है भैया, बिन्नी कोई प्रियंका गांधी या प्रियंका चोपड़ा तो है नहीं कि सारा हिंदुस्तान उसे जानेगा। बिन्नी मतलब माँ की केयर टेकर। ओह अच्छा, वह नाम बिंदिया और बाल विधवा। छी, इतनी घटिया बात आप कैसे कर सकते हैं? ये अनमोल वचन मेरे नहीं, आपकी प्रिय दीदी रानी के हैं। उस बार हम लोग माँ की 75वीं सालगिरह मनाने के लिए इकट्ठा हुए थे, तब मैंने पूछा था कि यह कौन है। तब दीदी ने आंख के अंधे नाम नैनसुख की तर्ज पर यह जवाब दिया था। ये दीदी भी ना कभी कभी गजब करती है। खैर, दीदी को छोड़ो और ये बताओ कि तुम क्यों इतनी दुखी हो रही हो? बिन्नी की शादी हो रही है, ये तो खुशी की बात है, पर तुम्हारा सुर ऐसा है मानो बिन्नी को कैंसर हो गया हो। बिन्नी के लिए खुशी की बात होगी, पर जरा माँ के बारे में तो सोचिए। उन्हें अब कौन देखेगा? भाई साहब तो सारे झंझटों से मुक्त होकर अमेरिका में जाकर बैठ गए। अब जो कुछ सोचना है मुझे और दीदी को ही सोचना है। बिन्नी की शादी की बात माँ को पता है? माँ को पता है। अरे वही तो इस नाटक की सूत्रधार है। अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारना इसी को तो कहते हैं। वही सूत्रधार है मतलब। अरे उन्होंने ही आगे बढ़कर लड़का ढूंढा है। लड़का क्या, पूरा आदमी है। 2 बच्चों का बाप। बिन्नी की भी उम्र कम तो नहीं होगी। 15 साल से तो यही काम कर रही है। हाँ, शायद 40 की हो। चलिए बताइए, अब उसकी शादी की क्या जरूरत है? पर माँ को जैसे परोपकार का भूत चढ़ा है। कह रही थी कि मेरे बाद इस लड़की का क्या होगा। अरे क्या होगा, इसलिए अपने सामने उसे सेटल करके जाना चाहती है। और पता है, शादी का खर्च भी खुद उठा रही है। मुझे और दीदी को भी आदेश मिला है कि 5-5 साड़ियाँ और एक सफारी सूट का कपड़ा लेकर आना है। बोली कि छोटी बहन की शादी है, ऐसा समझो, कंजूसी मत करना। वाह, मतलब हमारी साली साहिबा की शादी है, तब तो हमें भी नेक दस्तूर मिलेगा। आपको तो बस हरदम मजाक ही सूझता है, स्थिति की गंभीरता को कभी समझते ही नहीं है। मैंने मुंह फुलाकर कहा और विषय ही समाप्त कर दिया। बिन्नी की शादी में न जाने का सवाल ही नहीं था। माँ का आदेश था, सो उसे मानना ही था। ये ना नौकर कर रहे थे, पर मैंने किसी तरह इन्हें राजी कर लिया। उस शादी में पुरुषों का होना भी तो जरूरी था। इसलिए दीदी से भी कहा कि अकेले ना आना, जीजाजी को साथ जरूर लाए। मुझे पता चला था, मतलब माँ ने बताया था कि बिन्नी के भाइयों को यह शादी मंजूर नहीं थे। वे दोनों लड़ने आ गए थे। वे बोले कि आप ये क्या धर्म कर रही हैं, ब्राह्मणों की कन्या पर दोबारा हल्दी नहीं चढ़ती। पर माँ ने उन लोगों को डांट डपट कर भगा दिया था। पुलिस का डर भी दिखाया था। पर शादी में दल बांधकर आ गए तो, बीच मंडप में हंगामा खड़ा कर दिया तो। बिन्नी के भाई लोग माँ से वैसे भी खार खाए हुए थे। जब बिन्नी नई नई काम पर लगी थी तो हर दूसरे तीसरे महीने पैसों के लिए आकर खड़े हो जाते थे। माँ उन्हें घुड़क देती थी, उसका पैसा मैं बैंक में जमा कर रही हूँ, यहाँ तो उसे जरूरत नहीं है। मेरे यहाँ खाती है, पहनती है, सोती है। जिस दिन मैं नहीं रहूंगी यह पैसा उसके काम आएगा। माँ के सामने दाल नहीं गलती तो वे लोग अपनी बूढ़ी माँ को भेज देते हैं। वह रोती झिंकती आती है और किसी तरह से बिन्नी से 100-50 रुपए तो झटक कर ले ही जाती है। माँ की पुरानी महाराजन जब बूढ़ी हो गई तो अपनी इस भांजी को माँ के पास ले आई थी। बोली, दुखियारी है बेचारी, बचपन में ही सुहाग छिन गया। भाइयों ने न पढ़ाया न लिखाया, उन्हें तो मुफ्त में नौकरानी मिल गई। बेचारी भाभीियों की जचगी करते करते ही बुढ़ा जाएगी। उन लोगों से लड़ झगड़ कर अपनी बहन को समझा बुझाकर आपके पास ले आई हूँ। आप इसका कल्याण कर सकती है। एकदम गऊ है, आपकी सेवा करेगी और आपके चरणों में पड़ी रहेगी। माँ ने तो जैसे उसके कल्याण का बीड़ा ही उठा लिया। ट्यूटर लगवाकर उसे पढ़ाया, पहले 5वीं फिर 8वीं फिर 10वीं का बोर्ड का एग्जाम भी दिलवाया। सिलाई क्लास भी भेजती रही। अपनी सिलाई मशीन उसके हवाले कर दी कि गली मोहल्ले के बच्चों के कपड़े सिलती रहा करे। अपने पास बिठाकर कढ़ाई बुनाई सिखाई। अब वह पास पड़ोस वालों के स्वेटर भी बुनकर 25-50 कमा लेती है।
जिस दिन उसके 10वीं का रिजल्ट आया उस दिन माँ बहुत खुश थी। बोली, चल अब किसी स्कूल में चपरासीन तो बनी जाएगी तू, नहीं तो मेरे बाद बेचारी एकदम सड़क पर ही आ जाती। मेरे बाद? आजकल उनका यह तकिया कलाम हो गया है। इसी के चलते उन्होंने बिन्नी की शादी का बीड़ा उठाया था। 10 जगह बात करके उसके लायक वर ढूंढ निकाला और अब कन्यादान करने को आतुर है। मैंने एक बार कहा भी, माँ तुमने हमारी इतनी चिंता कभी नहीं की जितनी बिन्नी की करती हो। बोली, तुम्हारे पिताजी तुम्हें ऐसे हाथों में सौंप गए हैं कि चिंता पास भी नहीं फटकती। पर इस बेचारी का कौन है? फिर वही बात, कभी कभी तो बिन्नी से ईर्ष्या होने लगती है। घर दूर से ही एकदम शादी का घर लग रहा था। रंगीन पताकाएं, फूल मालाएं, बिजली की झालरें तथा आम के पत्तों के बंधनवार हल्दी कुमकुम के छाप देखकर मन प्रसन्न हो गया। दरवाजे के अंदर पैर रखते ही एक बुजुर्ग महिला सामने आई। नमस्ते दीदी रानी, पाँव लागो कुंवर जी। नमस्ते, मैंने कहा, पर मैंने आपको पहचाना नहीं। मैं लली की माँ हूँ। ओहो, माफ कीजिए, बहुत साल पहले देखा था ना, इसलिए पहचान नहीं पाई। शादी में आई होंगी ना आप? स्वागत है। वह मेरा बैग लेने लगी तो मैंने उसे मना कर दिया। पहिए हैं इसमें, खींच कर ले जाऊंगी। दरअसल उनकी हालत ऐसी थी कि वे पहिए वाला बैग भी खींच न पाती। बहुत ही दुर्बल हो चुकी थी। बाल सन से सफेद हो गए थे, तभी तो पहचान नहीं पाई। तब तक मेरी आवाज सुनकर दीदी भी बाहर निकल आई। अरे आप लोग कब आए? बस अभी 2 घंटे पहले ही पहुंचे हैं। फिर कमरे में जाते जाते दीदी ने पूछा, स्वागत किसका कर रही थी? बिन्नी की माँ का। वे होस्ट है पगली, तभी तो तुम्हारे स्वागत के लिए खड़ी थी। मतलब अब वे यहीं रहेंगी? बेटों ने कह दिया है कि बिन्नी की शादी में जा रही तो अब वहीं रहना, घर लौटने की जरूरत नहीं है। और हमारी करुणा निधान माता राम, उन्होंने तुरंत उन्हें अपनी शरण में ले लिया। दिस इज अ ब्लेसिंग इन दिस इज अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज दीदी। हम लोगों को चिंता हो रही थी ना कि बिन्नी चली जाएगी तो माँ का क्या होगा। अब वह समस्या हल हो गई। हालत देखिए उनकी, ये क्या काम करेंगे? काम करने के लिए तो लोग हैं ना दीदी। बर्तन कपड़ों के लिए दुलारी भाभी है, साफ सफाई और बाजार हाट के लिए बिरजू भैया है, और माँ कह रही थी कि रसोई के लिए भी किसी को रख लेंगी। रख ले, पिछले 8-10 दिनों से बिन्नी को किसी भी काम में हाथ नहीं लगाने दिया है। ग्रेट। माँ को सचमुच सलाम करने को जी चाहता है। जो भी करती है पूरे मन से करती है। यह कहो कि जो करती है अपने मन का करती है, किसी से पूछने ताछने की जरूरत ही नहीं समझती। अब इन देवी जी को रख लिया है जो एक पांव कब्र में लटका कर बैठी हैं। कल को मर मरा गई तो इनके बेटे आकर हंगामा खड़ा कर देंगे। शुभ शुभ बोलो दीदी, शुभ शुभ बोलो, शादी का घर है। मेरे कहने पर दीदी चुप हो गई, पर चेहरे से लग रहा था कि उनकी भड़ास पूरी तरह निकली नहीं है। माँ बहुत खुश हुई। उनकी दोनों बेटियां और दामाद समय से पहुंच गए। उनके आदेशानुसार हम लोग 6 साड़ियां और सूट पीस भी लाए थे। मैं अपनी ओर से एक अमेरिकन डायमंड का हल्का सा सेट भी ले आई थी, पर दीदी का मूड देखकर उस समय निकाला नहीं। सोचा कि माँ को बाद में चुपके से दे दूंगी। बिन्नी मिली तो लिपट ही गई, खूब रोई। मुझे भी रोना आ गया। आखिर इतने दिनों का साथ था। हर साल जब मैं 10-5 दिनों के लिए माँ के पास आती तो वह मेरी इतनी खातिरदारी करती, बच्चों को इतना लाड़ करती। उसका चेहरा एकदम निखर आया था। उम्र से 10 साल छोटी लग रही थी। शादी की खुशी लड़कियों के चेहरे पर नूर ले ही आती है। फिर बिन्नी के लिए तो शादी का मतलब था एक अप्रत्याशित सपने का सच हो जाना। आर्य समाज मंदिर में बिन्नी की शादी खूब धूमधाम से संपन्न हुई। करीब आधा कस्बा निमंत्रित था। सबने माँ की खूब जय जयकार की और ये भी बोले कि तुम्हारी माँ का पीआर बहुत तगड़ा है। मैंने कहा उसी के बल पर तो उन्होंने अकेले इतने दिन काटे हैं। बारात में कुल जमा 5 लोग थे। दूल्हे की माँ, भाई भाभी और दोनों बच्चे। सबकी खूब खातिरदारी की गई। कपड़ों और भेंट वस्तु से उन्हें लाद दिया गया। दूल्हे की माँ गदगद थी, कृतज्ञ भाव से बोली, बहन जी आपने मेरा मरना आसान कर दिया।
नहीं तो इन बच्चों की फिक्र के मारे मैं तो हलकान थी। विदाई के समय बिन्नी खूब रोई। इतना तो शायद हम दोनों भी अपनी शादी में नहीं रोई थी। और माँ जितना बिन्नी के लिए रोई, हमारे लिए नहीं रोई थी। जैसा कि बेटी की विदाई के बाद होता है, घर एकदम सूना हो गया था। बिन्नी अपने 15 साल के अस्तित्व की छाप घर के हर कोने में छोड़ गई थी। मुझे डर लगा कि माँ यह सब कैसे झेल पाएंगी। मैंने 2-4 दिन रुकना चाहा, तो माँ ने साफ मना कर दिया। बोली, तुम बच्चों को नौकरों के भरोसे छोड़ आई हो, यह मुझे जरा भी अच्छा नहीं लगा। जमाना कितना खराब है, जानती हो ना। माँ, वे सब मेरे पुराने लोग हैं। गंगाराम बरसों से हमारे यहाँ काम करता रहा है, और गायत्री, उसी ने एक तरह से उन दोनों को पाला है। फिर भी तुम अब लौट जाओ। मेरे अकेलेपन की चिंता मत करना, मुझे तो अब इसकी आदत हो गई है। अगर मैं कहूँ कुछ दिन चलकर मेरे पास रहो, तो चल सकोगी माँ? चलोगी तुम? मानोगी मेरा कहना? इस मामले में तुम खासी दकियानुसी हो। वे सिर्फ हंसकर रह गई। रात को सोने से पहले माँ ने हम चारों को कमरे में बुलाया और सामने बिठाकर नेक दस्तूर दिया। दामादों को चांदी के गिलास, हम दोनों को साड़ियाँ और बच्चों को लिफाफे। इन्होंने घर पर मजाक किया था, पर माँ ने तो सचमुच परंपरा का निर्वाह कर दिया था। यह सब करने के बाद माँ ने पूछा, अब एक बात बताओ, इस घर के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? मतलब मतलब घर में कितना इंटरेस्ट है? क्यों, बिन्नी के नाम करना है क्या? दीदी तपाक से बोली। माँ ने उन्हें घूर कर देखा, फिर शांति से बोली, बिन्नी को जो देना था दे चुकी, अब कुछ देना पावना बाकी नहीं है। कभी तीज त्योहार पर आएगी तो साड़ी चूड़ी कर दूंगी, बस। फिर क्यों पूछ रही हो? इसलिए कि घर को रखना चाहोगी तो नीचे ऊपर दोनों हिस्से करके तुम्हारे नाम कर दूंगी। और भैया, उसने कह दिया कि मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, मैं हिंदुस्तान वापस नहीं आऊंगा। आया भी तो किसी शहर में ही बसूंगा। तो अब तुम्हें लोगों को तय करना है। ऊपर तो किराएदार है ना? मैंने कहा, है तो तुम्हें कौन सा यहाँ रहना है, किराए लेती रहना। वाह, क्या किराया है, दीदी ने व्यंग्य किया। बेटा, तुम शहर से तुलना मत करो, यहाँ इससे ज्यादा कोई नहीं देता। फिर इतने से किराए के लिए घर को क्यों बर्बाद कर रही हो? जरा भी प्राइवेसी नहीं है, दिन भर बच्चों की चिल्लप पोब रहती है। सो अलग। बेटा, यह घर किराएदारों के हिसाब से थोड़ी बना है। सोचा था कि सब लोग इकट्ठा होंगे तो इतना बड़ा घर तो चाहिए ना। पर सब लोग इकट्ठा कितनी बार आए? एक तुम्हारे बाबूजी की 13वीं पे, दूसरी बार मेरी 75वीं सालगिरह पर। अब शायद मेरी। प्लीज माँ, मैंने माँ को टोक दिया तो वे चुप हो गई। फिर दीदी से बोली, सारिका, इस उम्र में प्राइवेसी की नहीं, कंपनी की जरूरत होती है बेटा। वक्त जरूरत पर आवाज देने के लिए कोई पास में तो हो, यह एहसास बड़ा सुकून देता है। रही बच्चों की चिल्लपों की बात, तो मैं इसके लिए तरस गई हूँ। नाती पोतों की किलकारियां सुने अरसा हो गया। पहले छुट्टियों में बच्चे नानी के घर आया तो करते थे, अब शायद वह रिवाज ही नहीं रहा। अब छुट्टियां होती कहाँ है माँ? मैंने कहा, मार्च में स्कूल वाले परीक्षा लेकर रिजल्ट निकाल देते और अप्रैल में नए सेशन शुरू करके छुट्टियों के लिए ढेर सारा होमवर्क दे देते। बच्चे भी परेशान रहते और माँ बाप भी। ऊपर से ये हॉबी क्लासेस अलग चल गई है। छुट्टियां कब शुरू हुई और कब खत्म हुई पता ही नहीं चलता। और यहाँ आकर बच्चे करेंगे भी क्या माँ? दीदी बोली, छोटे थे तब भी बोर होते थे, अब तो सवाल ही नहीं उठता। माँ, तुम्हारा दूसरा ऑप्शन क्या है? मैंने दीदी की बातों से माँ का ध्यान हटाने के लिए कहा। दूसरा ऑप्शन यह है कि घर को बेच देते हैं, पैसा तुम दोनों बांट लेना। और भैया, उसने कह दिया कि जो देना है राधिका सारिका को दे दो, मुझे कुछ नहीं चाहिए। और घर बिक जाएगा तो तुम कहाँ रहोगी? अरे अभी थोड़े ही, मेरे मरने के बाद। हाँ, एक बात और है। वो क्या? ये बिन्नी की माँ अगर मेरे बाद भी बनी रहे तो उसे एक कोना दे देना, पड़ी रहेगी। दोनों 150 भेजती रहना, उसकी जिंदगी कट जाएगी। अब मेरे समझ में नहीं आता कि यह बला तुमने आखिर क्यों पाल ली है। दीदी के स्वर में खासा रोष था। बेटा, एकाकी बुढ़ापा क्या होता है इसे मैं बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। मेरे पास तो फिर भी साधन है, पर जिसे पहने हुए कपड़ों के साथ घर से बाहर निकाल दिया गया हो, उसके बारे में सोचो। सबके बारे में सोचने का ठेका तुम्ही ने ले रखा है। बेटी, ये पूर्व जन्म के ऋणानुबंध होते हैं।
नहीं तो बिन्नी मेरे पास ही क्यों आती? दुनिया में और भी तो घर थे। खैर, मैं बिन्नी की माँ का भार तुम पर नहीं डालूंगी। ऐसा करो, घर का जो पैसा आएगा उसमें से 5-10 हजार बैंक में डाल देना। ऐसी व्यवस्था कर देना कि उसका खर्चा पानी चलता रहे। बाद में वह रकम बिन्नी को दे देना। इतना झंझट करने की जरूरत क्या है मम्मी? वे 5-10 हजार उनके बेटों को दे दो। रुपयों के लालच में वे माँ को रख लेंगे। अरे, जो बेटे माँ को घर से बेदखल कर सकते हैं, उनका कोई भरोसा है क्या? जीजाजी ने इतने देर बाद पहली बार मुंह खोला था। वे लोग पैसे भी हड़प लेंगे और माँ को भी भूखों मार देंगे। वैसे भी वो कौन सी 100 साल जीने वाली है? प्लीज सारिका। अच्छा हुआ जीजाजी ने ही दीदी को भुड़क दिया। हम लोगों की तो हिम्मत नहीं थी। उसके बाद कमरे में एक असहज सी चुप्पी छा गई। उस सन्नाटे को तोड़ते हुए कुछ देर बाद ये बोले, माँ, मैं एक बात कहूँ? बोलो बेटा, इसीलिए तो तुम सबको बुलाया है। यह घर बाबूजी ने इतने प्यार से बनाया है, इसे आपका नाम दिया है। कल को यह बिक जाएगा तो आप लोगों का नाम भी इस याद के साथ ही खो जाएगा। अरे बेटा, जब हम ही नहीं रहेंगे तो नाम रहने ना रहने से क्या फर्क पड़ता है? लोग तो चले जाते हैं माँ जी, पर उनका नाम रह जाता है। हर व्यक्ति यह कोशिश करता है कि उसके बाद भी उसका नाम बना रहे। ठीक है, पर इसके लिए क्या करने को कहते हो तुम? इस घर को बिन्नी की माँ जैसी असहाय वृद्धाओं के लिए आश्रम स्थल बना दिया जाए तो? आप क्या कहते हैं भाई साहब? इन्होंने जीजाजी से पूछा। आइडिया तो अच्छा है, पर तुम मुझसे कोई डोनेशन ना मांगो। हमारे आपके डोनेशन से क्या होगा? इसके लिए तो एनजीओ पकड़ना पड़ेगा। संदीप, क्यों हम बहनों का हक मार रहे हो? हमारी माताश्री तो पहले ही बहुत पहुंची हुई है, उस पर तुम नए नए आइडिया परोस रहे हो। दीदी, मैंने सोचा यदि घर बिक भी गया तो इस छोटे से कस्बे में ऐसा कितना पैसा मिलेगा, और फिर उसके भी तो हिस्से होंगे। फिर तो आपको बहुत हिस्से करने पड़ेंगे। बिरजू के बेटे की इंजीनियरिंग की पढ़ाई इसी घर से हो रही है। दुलारी भाभी की बहू को सिलाई मशीन यहीं से मिलती है। ऊपर वाली भाभी की ट्रेनिंग भी यहीं से हो रही है। तुम तो बड़े खुफिया निकले दामाद बाबू। माँ हैरान थी। माँ, इतना पुण्य जोड़कर क्या करेंगी आप? यही तो साथ जाएगा बेटा, बाकी सब तो यहीं छूट जाना है। इस तरह हमारी महफिल बर्खास्त हो गई। सुबह मैं तैयार हो रही थी तो देखा दीदी अभी गाउन में ही घूम रही है। आप लोग देर से निकलोगे क्या? मैंने पूछा। नहीं, मैं 2-4 दिन रुकने की सोच रही हूँ। सब लोग चले जाएंगे एकदम से तो घर एकदम खाली हो जाएगा। मैं भी रुकने की सोच रही थी, पर माँ ने मना कर दिया। तुम्हारे बच्चे छोटे हैं ना, मेरे पास ये प्रॉब्लम नहीं है। लौटते हुए मैंने उन्हें बताया तो ये बोले, तुम्हें क्या लगता है दीदी क्यों रुक रही है? मतलब जल्दी ही पता लग जाएगा। इनका अनुमान बिल्कुल सही निकला। सप्ताह भर में ही माँ का फोन आया। सारिका, मैं विल बनवा रही हूँ, सोचा मोटी मोटी बात तुम्हें बता दूं। अरे माँ, तुम्हें मरने की इतनी जल्दी क्यों पड़ी है? आज मैं मरने वाली नहीं हूँ, पर हर काम का वक्त होता है। पता नहीं बाद में हाथ पैर, आंख कान, खासकर दिमाग सलामत रहे या ना रहे। तो सुनाऊं? हाँ बोलिए माँ। देखो बेटी, घर मैंने तुम्हारे नाम कर दिया है, मैं सामान के। दीदी से पूछा, उसी की सहमति से हुआ है। मेरे पास जो कैश और चीजें थी वो उसे दे रही हूँ। तुम्हें मेरा कोई गहना पसंद हो तो कहीं अलग रख दूंगी। नो चीटिंग माँ, मुझे जो दे रही हो वही बहुत है। शाम को ये ऑफिस से लौटे तो मैंने इन्हें पूरी बात बताई। यह घर आपके नाम हुआ? मतलब? तुम्हारे हिस्से में कुछ नहीं आया। ऐसा क्यों सोचा आपने? क्या सचमुच खुश हो? देखिए, खुशी की परिभाषा सबकी अलग अलग होती है। उस घर में माँ पिताजी की इतनी यादें हैं कि उसके बिकने की कल्पना से ही मैं तो दुखी हो गई थी। अब लग रहा है कि वे हमेशा मेरे साथ रहेंगे। उनका आशीर्वाद मुझे मिलता रहेगा, घर के साथ ही बोनस में और आशीर्वाद भी। तो मित्रों, आपको कहानी कैसी लगी? पसंद आई होगी। लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहता है।
और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। मिलती हूँ दोबारा बढ़िया सी कहानी के साथ, तब तक विदा।